बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की स्वनहियात को बयान कर रहे हैं और आज उसकी 26 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तो दोस्तों, बरकाई खान वापस खैमे में लौटा तो इसकी निगाहें हैरत से फैलती गई। खैमा की तरफ कोई और ही कहानी सुना रहे थे। इसने तेजी से कंधे से कुछ चीज जमीन पर फेंकी और पहलू में मौजूद खंजर निकालकर मजबूती से पकड़ लिया। वो मुताद कदमों से खैमे की जानब बढ़ रहा था। खैमे के बाहर याक की हड्डियां बिखर पड़ी थी। चौपान पर मौजूद याक का पिंजर इसको मुंह चढ़ा रहा था। सूरज बादलों के अक्ब में छुप चुका था और हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। अरे बरकाई खान पूरी तरह चौकस था। वो धीरे धीरे कदम जमाता हुआ खैमे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसके तवक्को के मुताबिक खैमे में कुछ नहीं था। मतीउद्दीन की तलवार और खंजर एक जानब गिरे पड़े थे। इसको जब्बा भी खैमे की कमानी पर लटक रहा था। बरकाई खान को सूरत हाल समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मंगोलों का कोई गिरोह वहां वारद हुआ होगा और इसने मतीउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया होगा। यकीनन वो नींद के आलम में होगा, इसलिए इसकी इशिया इसके बदन पर नहीं थी। बरकाई खान ने खंजर पहलू में वापस रख दिया और खैमे से बाहर निकलकर चौपान की जानब बढ़ा। याग पर 1 इंच भी गोश्त बाकी नहीं बचा था। इसने चौपान का अच्छी तरह जायजा लिया। इसके बाद वो जमीन पर गिरी हुई हड्डियों की जानब मतवज्जो हुआ। बरकाई खान ने एक हड्डी उठाता और इससे तमाम जावियों से देखता रहा। काफी देर तक वो इस काम में मशगूल रहा। हड्डियों से फारग होकर वो खैमे की गर्द पड़े हुए पत्थरों को जांचने लगा। इस तमाम काम से फुर्सत पाने पर इसने गहरा सांस लिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मतीउद्दीन को कोई जिस्मानी गजंद नहीं पहुंचाई और वो इसे जिंदा गिरफ्तार करके ले गए। यहां से वो खुद इस बातें कर रहा था। हड्डियों पर दांतों के खास निशान से वो ग्रोह तक पहुंच चुका था जिसने इसकी गैर मौजूदगी में ये काम सरंजाम दिया था। इसने खैमे में मौजूद लकड़ियों के एक छोटे से गट्ठे को निकाला और चौपान के अहाते में आग रोशन की। कुछ ही लम्हों में आग भड़कने लगी। बरकाई खान ने कंधे से फेंकी हुई चीज की जानब तवज्जो की तो शिकार किया हुआ सफेद हिरन था। बरकाई खान इसे खंजर की मदद से काटना बनाना शुरू कर दिया और इसके पार्चे करके आग के गिर्द इस तरह बखेर दिए जैसे कपड़े सुखाने के लिए रख दिए जाए। वो हिरन का गोश्त महफूज करना चाहता था। इस काम से फारिग होकर अचानक इसे कोई ख्याल आया तो इसे तेजी से खैमे के दाएं जानब नीचे की उतराई में निगाह डाली और वो लोग इसके घोड़े भी साथ ले गए थे। सुनहरे खैमों की इतनी बेहुरमती इसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बरकाई खान दांत पीसता हुआ बड़बड़ाता इसी लम्हे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। बरकाई खान का हाथ लाशूरी तौर पर खंजर के तस्ते पर मजबूत होता चला गया था। इसके कान चाप पर लगे हुए थे। तो दोस्तों, दूसरी तरफ बबरस को नजमुद्दीन अय्यूब के महल के बाएं जानब एक बड़े अहाते में ठहराया गया था। इस अहाते के किनारों पर बने हुए छोटे छोटे कमरे गुलामों की रिहाइशगाहें थी। इस अहाते में सिर्फ उन गुलामों को रखा जाता था जो मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। ये तमाम गुलाम नजमुद्दीन अय्यूब की जाती मलकियत है। यहां जो चीज खास तौर पर बैबरस की मुशाहदा में आई थी वो ये थी कि नजमुद्दीन के गुलामों में तुर्क और सल्जूकी अफराद अक्सरियत में थे। ये गुलाम जिस्मानी साख्त के लिहाज से हैरत अंगेज सेहत और कुव्वत के मालिक थे और मालिक के होते हुए साथ साथ अपनी वफादारी में भी बेहतरीन तस्लीम किए जाते थे। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने एक खास तुर्क गुलाम अबू ख्वाइरद को बैबरस की जांच पड़ताल और इम्तिहान के लिए मुकर्रर कर दिया था। ये तुर्क गुलाम एक सख्त मुंतजम होने के साथ साथ
خوش مزاج بھی تھا۔ بیبرس کو اس کے ہمراہ کبھی بدمزگی یا بوریت کا احساس نہیں ہوا۔ ابو خالد نے بیبرس سے فن مہارت کے مختلف امور سے متعلق ابتدائی امتحان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نوجوان پر معمولی توجہ اسے ایک ایسا شاہکار بنا سکتے جو مستقبل میں اپنا لوہا بنائے۔ اس طرح ابو خالد نے نجم الدین ایوب کی توجہ بیبرس کی چند اہم خوبیوں کے بارے میں معتبر کرائی تھی۔ اس نے بیبرس کی فنون حرب کی تعلیم کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اس کی اثر نو تربیت کی سفارش بھی کی تھی۔ نجم الدین ایوب کو ابو خالد پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے اس نے بیبرس کے معاملے میں اسے کامل اختیار سونپ دیا۔ ابو خالد نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دن رات کڑی محنت شروع کر دی۔ بیبرس کو کسی دوسرے کام میں شمولیت کی اجازت نہیں تھی، وہ صبح سے رات گئے تک فنون حرب کی باریکیوں کو سمجھنے میں مصروف رہتا۔ بیبرس کی مکمل ارتقا اور یکسوئی، ذوق شوق اور انہماک نے ابو خالد کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ اسے اپنی محنت جلدی کارگر ہوتی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط نمبر 27 میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آخرت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب العزت، ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث نبوی کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اور اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، احکامات نبوی، احکامات الہی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔